सिर्फ सी ऑप्शन, बाकी और ए भी नहीं करेक्ट होगा। ए बी में से दो में से एक तो करेक्ट होगा ना, या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, दोनों में से एक होगा। वैसे दोनों भी नहीं हो सकता है। पी पे डिपेंड करेगा, बट इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। देखो ये सीरीज दी है, पहले तो इसको सीरीज के फॉर्म में लिखो। वन अपॉन लॉग एन रेस टू पी। हम लोग ने कल रिजल्ट देखा था क्या, कि इस टाइप के जो सीरीज होते हैं ये हमेशा डाइवर्जेंट होते हैं और एवरी पी। ये पी पे डिपेंड नहीं करता है। पी पे कब डिपेंड करता है, वो किस फॉर्म का था, या तो वो लॉग एन इस टाइप का हो, टोटल पे पी हो, या फिर एन रेस टू पी लॉग एन ये टाइप का हो, या फिर एन इंटू लॉग एन रेस टू पी ये टाइप का हो, या फिर एन इंटू लॉग एन ये टाइप का हो। तो ये टाइप के जो सीरीज आते हैं वो पी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि पी अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगा। बट ये वाले पे कोई कंडीशन नहीं है, और हम लोग ने इसका इन जनरल प्रूफ किया था, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करके प्रूफ किया था कि ये हर केस में डाइवर्जेंट होता है। इसका प्रूफ भी देखा था हम लोग ने, क्योंकि ए एन सीरीज का या टू रेस टू एन ए टू रेस टू एन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। इसके हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं कि ये सीरीज हर केस में डाइवर्जेंट होता है, पी की कोई भी वैल्यू हो। क्लियर है, तो ये हर केस में डाइवर्जेंट होगा। अगर ये टाइप का होता तो पी पे डिपेंड करता, बट ये सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग। क्लियर है ये पॉइंट। तो इसमें पी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सेकेंड वो दूसरे फॉर्म का रहता है। जब ये सिर्फ लॉगिन का टर्म हो तो ये कभी कन्वर्जेंट नहीं होता। क्यों नहीं कन्वर्जेंट होता, इसका सिंपल रीजन, ये पी की कोई भी वैल्यू कर दो, लॉगिन की ये तो खासियत है, इसमें कितना ही पावर कर दो ये कभी भी एन से छोटा ही होता है। अब खुद सीरीज वन बाय एन ही कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये इससे छोटी वाली कैसे कन्वर्जेंट हो सकती है। ठीक है, मतलब एन ग्रेटर है, रिवर्स करेंगे तो छोटा हो जाएगा। मतलब अगर छोटा वाला सीक्वेंस ही मेरा डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी वाली सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या था, ये तो सिंपल है, वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये तो सिंपल है, ये अपने को पता ही है, इसका आंसर ई आता है। और जब इसका लिमिट ही पता है तो कन्वर्जेंट है तभी लिमिट निकाल सकता है। तो इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन रॉन्ग है। जिसमें कन्वर्जेंट बोला है वो करेक्ट होगा, जिसमें डाइवर्जेंट बोला है वो रॉन्ग होगा। क्लियर है ये दोनों। तो कल ही डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर्टी हम लोग। अब कुछ और टेस्ट देख लेते हैं हम लोग। हम लोग ने दो टेस्ट देखा है, एक रेशो टेस्ट और एक nth रूट टेस्ट। रेशो टेस्ट में या nth रूट टेस्ट में केस फेल हो जाता है कब, जब लिमिट की वैल्यू l आ जाती है। किसके लिमिट की, लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। अगर सपोज ये l है, अगर ये l1 के इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिसाइड नहीं कर पाते, वो चेक करना पड़ता है कि उस पॉइंट पे पुट करके कि वो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो इसीलिए दो अपने पास और रिजल्ट आते हैं, एक होता है राबी टेस्ट और एक होता है लॉगरिथम टेस्ट। तो सपोज अगर मेरे पहले दो केस में अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लोग ये इस टेस्ट का यूज करते हैं, एक होता है राबी टेस्ट। ये क्या कहता है कि लिमिट, पहले तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकाल लो, चाहे तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन भी निकाल सकते हो या ए एन प्लस वन अपॉन ए एन भी निकाल सकते हो। अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालेंगे तो इस केस में लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट होता है, और अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकाल रहा हूँ तो इस केस में ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट होगा। ये पॉइंट याद रखना है। बट जितने भी फॉर्मूला इसके लिए तो हम लोग इसी के टर्म्स में लिखते हैं, एल ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट, एल लेस देन वन के लिए डाइवर्जेंट। तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है,
तो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इसमें से -1 करते हैं और इसी को n से मल्टीप्लाई करते थे। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और सपोज l ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट। याद रखना है रिवर्स होता है, या तो फिर ऐसे याद रख सकते हो कि अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन रहेगा तो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। एक और टेस्ट होता है, इसका नाम होता है लॉगरिथमिक टेस्ट। ये सब जल्दी कभी यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयरली इसका यूज करते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ लॉग निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं। लॉग ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन और सिंपल इसको n से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें ए एन प्लस वन अपॉन ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस करके n से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें लॉग लगा के फिर n से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए इसका नाम क्या है, लॉगरिथमिक टेस्ट। अब इसमें भी सेम केस, क्योंकि ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ले रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये दो टेस्ट अपने को और पता चल गया कि किसी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये सब कब आते हैं, जब कुछ ये टाइप का सीरीज होता है ना x⁴n, तभी यूज करते हैं, अदरवाइज इसका जल्दी यूज नहीं करते। क्योंकि इसको चेक करने के लिए बहुत टाइम जाता है, तो इसीलिए ये टाइप का क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं मिलता अपने को। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों टेस्ट क्लियर है? तो अपने पास कितने टेस्ट हो गए अब? एक था पी टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, फिर उसके बाद एक नेसेसरी कंडीशन जो अपने को सिर्फ ये बताता है कि वो डाइवर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट के बारे में नहीं बताता। पी टेस्ट से अपने को कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट दोनों पता चलता है। एक देखे थे रेशो टेस्ट, एक देखा था हम लोग ने nth रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, जिसके टोटल दो फॉर्म थे, एक लिमिटिंग वाला और एक सिंपल वाला, लेस देन वाला। उसके बाद हम लोग ने देखा राबी टेस्ट आज, और एक लॉगरिथमिक टेस्ट, और हम लोग ने एक देखा था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, और कुछ और रिजल्ट देखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका यूज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमको कोई भी सीरीज दो वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर टेस्ट फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट, nth रूट टेस्ट, तो हम लोग राबी टेस्ट यूज करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते हैं। अगर ये भी टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद भी और मेथड है, बट पहले एक एग्जाम्पल करते हैं फिर वो देखते हैं।
बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? क्या आया बोलो। हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं। चलो ध्यान दें। पहले देखो इसमें गिवन क्या दिया है कि जो AK है वो अनबाउंडेड है। मतलब जो भी काउंटर एग्जांपल लेना है वो अपने को अनबाउंडेड लेना है, बट अनबाउंडेड में बहुत सारे आ जाएंगे। बट ये कह रहा है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। तो अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं AK को K ले लूं, यानी कि AN इज इक्वल टू N। ये सीक्वेंस अनबाउंडेड भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। तो इससे देखते हैं इससे अपने को क्या देखने को मिलता है। फिर कह रहा है वो कि एक XK डिफाइन करेंगे, AK प्लस वन माइनस AK अपॉन AK प्लस वन। बट ये है क्या? ये तो वन माइनस AK अपॉन AK प्लस वन। ठीक है, अब AK के प्लेस पे मैं K लिख सकता हूँ और इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ K प्लस वन। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये K प्लस वन में से K माइनस आ जाएगा और K प्लस वन। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका सीरीज बनाऊं, ये कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? मुझे XK का यूज करके सीरीज बना, तो ये सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, सीरीज में बोल क्या रहा है कि कुछ इस तरीके से बोल रहा है
कि k इज इक्वल टू m टू n, xk की वैल्यू ग्रेटर देन 1 माइनस ए एम बाई ए एन होगा, वेयर n मेरा ग्रेटर देन m। अब अगर सपोज मैं ए एन को n लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं m, अब ये वैल्यू ये साइड आके क्या आ जाएगी प्लस में, और n मेरा देखो ये तो कोई फिक्स वैल्यू होगा, ये एक फिक्स है और ये n बढ़ रहा है, तो ये तो हो सकता है 0 पे चले जाए, n की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 0 आ जाएगा। अब अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसको तो मैं किसी भी नंबर से बड़ा कर सकता हूँ ना। अगर कोई सीरीज में डाइवर्जेंट है तो अगर मैं उसको कुछ टर्म्स निकाल भी दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो बाकी के टर्म्स होंगे ना, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ फाइनाइट टर्म्स को, अगर मेरा सीरीज मेरा डाइवर्जेंट है तो अगर मैं उसके कुछ फाइनाइट, इसमें क्या हो रहा है कुछ टर्म्स रिमूव किए ना, अगर मैं इनको रिमूव भी कर दूं तो बाकी के जो सम होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे, मतलब उनका जो सम करेंगे तो कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो कुछ फाइनाइट ही आएगा। अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये कुछ फाइनाइट आएगा, बट ये इनफाइनाइट है तो उसको तो मैं किसी भी वैल्यू से बड़ा कर सकता हूँ ना। तो 1 से क्या है, इसको अगर मैं कोई k भी दे दूं ना तो उससे ही बड़ा कर सकता हूँ मैं उसको, बट ये प्रूव हो जाता है 1। क्लियर है ये? तो इससे अपने को ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसमें तो हाफ बोल रहा है, उसमें तो ऐसा m पे भी कोई कंडीशन नहीं है, वो कह रहा है हाफ से ग्रेटर देन, तो हाफ से क्या मैं किसी भी वैल्यू से उसको ग्रेटर कर सकता हूँ। क्लियर है सबको ये? हेलो, ये समझ में आया सबको? एक बार यस कर दो पहले। और फिर थर्ड फोर्थ तो वही था, फोर्थ में कह रहा है ये डाइवर्जेंट होगा तो क्लियरली डाइवर्जेंट है, और थर्ड में कह रहा है कि वो किसी फाइनाइट पे कन्वर्ट होगा, तो मतलब बाकी थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ अपना इससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको प्रूव करना है तो उसके पहले कुछ और देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूव करते हैं। टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका बहुत सारे हम लोग इसको सीक्वेंस में भी यूज करते हैं और सीरीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इसका इसमें भी यूज करते हैं, जब हम लोग रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वहां पे भी इसका यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर जब भी सीरीज का लिमिट निकालना हो ना, तो एक तो एक्सपांशन काम में आता है और दूसरा काम में आता है टेलीस्कोपिक सीरीज या फिर रीमान सम। ये तीन ऐसे मेथड है जिसका यूज करके अगर किसी सीरीज का अगर लिमिट निकलता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो टेलीस्कोपिक, एक तो रीमान सम, और तीसरा होता है एक्सपांशन। एक्सपांशन से तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज कोई मेरा सीरीज इस टाइप का है, जैसे ए एन माइनस ए एन प्लस वन, या फिर ए एन प्लस वन माइनस ए एन, अगर इस टाइप का कोई सीरीज है तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। अब इसकी खासियत क्या होती है, जैसे ही मैं अगर इसे वैल्यू पुट करूंगा, सपोज मेरा एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये मेरे पास ए वन माइनस ए टू प्लस ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, लास्ट में कहीं मेरे पास ए एन माइनस से कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, अब इससे होता क्या है, ये सारे टर्म मेरे कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, ए एन, सब कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक ए एन बचता है ये और एक ए। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक तो ए एन बचेगा और एक तो इसका लिमिट हो सकता है, अगर ये लिमिट ही कन्वर्ज नहीं कर रहा तो कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए एन। ऐसे इसके केस में क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, इस टाइप के से चलते जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो ये इसमें ये सब कैंसिल हो जाते हैं इस टाइप से। तो लास्ट में जब हम लोग ए एन प्लस वन माइनस ए एन करेंगे
तो इसमें ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाता है और सिर्फ ये दो बचते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं an+1 माइनस a1 और इसका लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेलीस्कोपिक सीरीज। तो जब भी टेलीस्कोपिक सीरीज हो तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो an है उसका लिमिट निकल रहा है या नहीं। अगर इसका लिमिट निकल गया तो फर्स्ट टर्म में से इसको माइनस कर दो। अगर सपोज ये वाला केस है तो इसमें an+1 का लिमिट चेक कर लो, अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो इसमें से a1 को माइनस कर दो। तो ये होता है टेलीस्कोपिक सीरीज। अब इसके कुछ एप्लीकेशन भी है जो अपने को डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला उसका, जो इसी से प्रूव होता है। तो ये क्लियर है, ये दो टाइप के टेलीस्कोपिक सीरीज है, या तो ये टाइप का होगा या तो ये टाइप का होगा। एक में a1 माइनस लिमिट an आएगा और एक में लिमिट an माइनस a1 आएगा। लिमिट an का निकालो, an+1 का निकालो, सब सेम ही आता है। अब इसमें अपने को दो फॉर्मूला याद रखना है। एक, अगर सपोज n+1 सॉल्व अप टू n+k तक जा रहा है तो ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होता है और इसकी जो लिमिट आती है k इंटू के फैक्टोरियल। ऐसे सेकेंड, n डायरेक्ट ये n+k, मतलब बीच के टर्म्स नहीं होंगे, तो इसका आंसर आता है 1/k 1+1/2 सॉल्व अप टू 1/k। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जिसमें हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज करके इसको प्रूव करते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? सेकंड का क्या आएगा? 1/n इंटू n+4। इसका क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 4। सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा सबका? 12। तो यहाँ पे 12, ये 6, ये 4, ये 3, 18, 22, 25, 25/48। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसमें 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 24 4 जा 1/96। ठीक है, तो ये कुछ है, अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कर देंगे, वैसे आया तो नहीं अभी तक। तो यहाँ से अपने को एक टेलीस्कोपिंग सीरीज का आइडिया मिल गया कि टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है। अब अपने क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो कर लेते हैं। तो अपने को एक एक इंफॉर्मेशन क्या थी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब क्या होगा कि ak+1 ग्रेटर देन ak आएगा। वैसे ग्रेटर देन ही होता है, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं ना।
अपने को प्रूफ क्या करना था कि समेशन ऑफ एक्स के वेयर के इज गोइंग फ्रॉम m टू n, k इज इक्वल टू m टू n। अब ये x के क्या था अपने पास, a के प्लस 1 माइनस a के अपॉन a के प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान दो, अपने को कंडीशन ये दिया है कि फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब क्या है कि n मेरा n से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर k n मेरा n से बड़ा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो a n प्लस 1 होगा ये ग्रेटर देन मेरा a k प्लस 1 होगा, ठीक है। कब, जब भी n की वैल्यू मेरी k से ग्रेटर देन होगी, क्योंकि अगर n ग्रेटर है और मेरा सीक्वेंस कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो a n प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू a k प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, तो मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, सीरीज k इज इक्वल टू m टू n a k प्लस 1 माइनस a k, और इसको रिप्लेस कर सकता हूं a n प्लस 1। ये समझ में आया सबको? तो इसका यूज करके हम लोग ने ये लिखा, कब, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वेरिएबल k है बट यहाँ पे k तो है नहीं, k तो कोई फिक्स वैल्यू होगी, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ। बचा क्या, सिर्फ k इज इक्वल टू m से लेके n तक और a k प्लस 1 माइनस a k। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो मेरा a n प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें मैं m की वैल्यू पुट करूंगा, एक बार m प्लस 1 माइनस a m प्लस 2 m प्लस 1 m प्लस 3 m प्लस 2, ऐसे सब माइनस करने के बाद मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना, a m प्लस 1 माइनस a m प्लस a m प्लस 2 माइनस a m प्लस 1, ऐसे लास्ट में क्या होगा, a n प्लस 1 माइनस a m। तो इसमें सब ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इसमें। तो क्या बच रहा है सिर्फ अपने पास, एक तो a n प्लस 1 बच रहा है और यहां से माइनस a m अपॉन a n प्लस। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये जो यूज किए ना हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज किए बस। वैसे ये तो डायरेक्ट भी है लेकिन वो भी हो गया और अपना इसमें यहाँ पे उसका यूज भी था। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, a n प्लस 1 माइनस n। अब अगर मैं इसको करूँ तो ये 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, a m अपॉन a n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं किससे ग्रेटर देन बना सकता हूँ, a m अपॉन a n से ग्रेटर देन बता सकता हूँ। क्यों, ऐसे क्यों लिख सकते हैं हम लोग, ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? ये लिख सकते हैं कि नहीं, और इसमें क्या यूज हो रहा है वो बताओ। हेलो, ये समझ में आया सबको कैसे, एक बार यस कर दो। तो इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग इसका, क्यों, अगर किसी वैल्यू को कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और इसको उतना ही डिक्रीज करें। मतलब अगर इसको इसको ग्रेटर देन बताना है और इसको लेस देन बताना है, मतलब ये पूरी वैल्यू मुझे कम करनी है, ये पूरी वैल्यू कम करनी है, मतलब माइनस की वैल्यू
जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यू कम होगा, ठीक है। और ये जितना ज्यादा, अब ये जितना ही कम होगा, ये जितना कम टोटल वैल्यू उतना ज्यादा, ठीक है। कैसे हुआ, अरे सॉरी, ये जितना ही कम होगा ये उतना ही ज्यादा होगा, और ये जितना ही ज्यादा होगा टोटल वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब ए एन किससे कम है, ए एन प्लस वन से, तो ए एन प्लस वन से अगर ए एन कम है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही माइनस वाला वैल्यू बढ़ेगा ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब ये इससे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे लिख सकते हैं, इसमें यूज खाली इसका हुआ ए के प्लस वन इज लेस देन ए के, क्योंकि ए एन मेरा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए ये यूज कर रहे हैं, अगर स्ट्रिक्टली नहीं होता तो ये यूज कर रहे हैं। तो ये प्रूव हो गया कि जो मेरे पास एक्स के था वो ग्रेटर देन वन माइनस ए एम बाई ए एम आता है। ऐसे सिंपली हम लोग हाफ से भी ग्रेटर देन प्रूव कर सकते हैं, हाफ से क्या किसी से भी प्रूव कर सकते हैं सिंपल इनइक्वालिटी यूज करके। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आया, इसका आंसर बोलो जल्दी।
एन कन्वर्जेंट होगा? नहीं। थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे। पावर सीरीज अपना हुआ है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पावर सीरीज है। देखो, अगर अपने को पावर सीरीज का भी थोड़ा नॉलेज है, और अगर इसको मैं देखूं तो कुछ पता चल रहा है, ये कुछ टेलीस्कोपिक टाइप का है। और टेलीस्कोपिक के लिए अगर A1 कन्वर्जेंट हो गया तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई भी A1 अगर वो कन्वर्जेंट ले लूँ तो ये पूरा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जब भी ये टाइप के अपने को दिखते हैं, या तो ये टाइप का हो या ए टाइप का हो, अगर सिर्फ एन कन्वर्जेंट है तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है। ये क्लियर है सबको? तो मतलब एन के प्लेस पे मैं अगर ऐसी कोई भी वैल्यू ले लूं, इन जनरल जो एन जो है मेरा, ये कन्वर्जेंट करता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है? तो अगर ये कन्वर्जेंट कर रहा है मतलब पूरा का पूरा सीरीज कन्वर्जेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एन कन्वर्जेंट होगा ये मुझे नहीं पता, बट एन माइनस ये कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर मैं सिर्फ इतना ले लूं कि एन मेरा किसी लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है। ये क्लियर है?